अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त इंतखाबात वक्त पर होंगे या फिर नहीं, मेरे ख्याल से ये वो सवाल है जो कि जुबान ज़द-ए-आम हो चुका है, बल्कि एक मजाक बन चुका है। हर गुजरते दिन के साथ पता ये चलता है कि इंतखाबात तो वक्त पर ही होंगे। 90 रोज की जो कैद थी उससे तो ये इंतखाबात आजाद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक उम्मीद बांध रखी है तमाम सियासी जमातों ने कि इंतखाबात कम अज कम जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी होंगे। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने लब ऐसे सिए हुए हैं कि ना तो तारीख के हवाले से कोई बात करता है, ना फिर हतमी तौर पर यह कहता है कि आया इंतखाबात होने कब जा रहे हैं। मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी शख्स और कोई भी सियासी जमात इस बात के ऊपर कायल नजर नहीं आती है कि इंतखाबात वक्त पर हो सकेंगे। सबसे पहले इस हवाले से लबकुशाई करने वाली जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले ही दिन ये कहा था कि इंतखाबात की तारीख देना बहुत जरूरी है, लेकिन आज हमने देखा कि निगरां वजीर आजम काकड़ साहब ने एक नया बयान दाख दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी काम ताखीर से होने की वजह से ये मतलब नहीं होता कि वो गैर आईनी है। इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि अगर इलेक्शंस में थोड़ी सी ताखीर कर दी जाती है तो क्या ये गैर आईनी काम नहीं होगा? गैर आईनी मेरा ख्याल है तभी हो चुका था जब 90 दिन की कैद से ये इंतखाबात आजाद हुए थे। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अब देखना ये होगा कि सियासी जमातें इस बयान के ऊपर और इन हालात के ऊपर रद्द-ए-अमल क्या देती हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिला आखिर कैद तन्हाई खत्म कर ली है और हमने वीकेंड पर देखा कि जिस तरीके से उन्होंने JUIF की इमामत कबूल की, अब लगता यह है कि यकीनन वो दूसरी जमातों की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। ये अलग बात है कि उन हाथों में चेयरमैन PTI का हाथ शामिल नहीं होगा, लेकिन ये तो वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान के साथ साथ पार्लियामेंट में भी कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा। लेकिन अब उनका अगला टारगेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी तरफ रागिब करना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन पहले ही उनके हवाले से कई बयानात दे चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब देखना यह होगा कि आया वो ऐसी जमात जो कि दहाइयों पर मुहित अपना तजुर्बा रखती है, इस किस्म की सियासी शतरंज में किस तरह अपनी चालें चलती है जब उसे लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत काफी अरसे से है। इसी पूरे मामले के ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला रजा साहिबा। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन के ऊंट को किस करवट बैठता हुआ देख रही है। शहला साहिबा, पहले तो बहुत शुक्रिया, पहली मर्तबा आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया है और बहुत अरसे के बाद आपसे हमारी बात हो रही है। आप हमारे चंद पसंदीदा सियासतदानों में से हैं, खासतौर पर मेरे। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो सबसे पहले ये बात कही थी कि जी इलेक्शन के हवाले से एक हतमी डेट होनी चाहिए, लेकिन आज वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं कि जी अगर कोई काम ताखीर से हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं गैर आईनी हो। तो एक मर्तबा फिर घूम फिर के हम वहीं आ गए हैं कि इलेक्शन आया उस तारीख पर और उस हफ्ते या महीने में होंगे जो बात हो रही है, या फिर अब उससे भी आगे चले जाएंगे? तो ये कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रहा है? देखिए, अगर आप लोग ये समझते हैं कि इलेक्शन के हवाले से उन्होंने की है, तो आइन भी उस वक्त कुछ नहीं बोला जब मोहतरमा को शहीद किया गया, क्योंकि अगर कोई ताखीर हो रही थी तो उसका एक रीज़न था। हालांकि उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा था, लेकिन अब वो मिसरा है ना कि हुई ताखीर, तो कुछ बाइस से ताखीर भी था, तो अब बता दें हमें, क्योंकि एक ताना दिया जाता है कि भाई जब पंजाब असेंबली और KP डिसॉल्व हुई तो क्यों नहीं हुए 90 दिन में। हालांकि KP की तो बात नहीं होती थी क्योंकि शायद वो आइन से बाहर थी, लेकिन हमने तो अपने लोगों को टिकट दिए थे ना, हमने तो अपने लोगों को टिकट दिए थे। ये अलग बात है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये अलग बात है कि फोर्थ क्वार्टर चल रहा था, कहाँ से बजट आता। कोई पाकिस्तान आपका ऐसा मुल्क तो है नहीं कि यहाँ पे वैसे ही खसारे का बजट होता है कि आप 2 सूबों में इलेक्शन करा देते। तो लेकिन हमने फिर भी अपने लोगों को टिकट देने की एक्सरसाइज की थी। सवाल ये है कि हम और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती हैं, सिवाय एक और दो पार्टी के इलेक्शन ना हो। देखिए, अगर हमें हमारी मर्जी का रिजल्ट नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है ना एक तूल देते रहें किसी भी काम को जो आईनी लिहाज से एक ड्यूरेशन में होना है। कोई ऐसे हालात नहीं है। इस वक्त काफ़ी चीज़ें कंट्रोल्ड हैं। जो हमारी शमशाद अख्तर साहिबा हैं, उन्होंने कहा है कि IMF के हदफ हमने पूरे किए हैं और हम बेहतर जगह पे जा रहे हैं। और इसके अलावा जो है हम ये देख रहे हैं कि अवाम की इस वक्त मुतालबा क्या है। वो ये चाहते हैं कि यहाँ तक तो सियासी हुकूमतों ने अपना एक एतमाद दिलाया था 16 महीने में कि रियासत पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर अपने किए गए वादे पूरे करेगी, और IMF और दोस्त ममालिक जो कि
हाथ बांधे बैठे थे, उनका रवैया बदला। अब जब ये सब हो गया है तो अब इलेक्शन हो जाना चाहिए। जिसको जो रियायत मिल सकती थी वो मिल गई, लेकिन इतनी रियायत अच्छी नहीं है कि अब वो निकल के अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएं, फिर वो पॉजिटिव वोट जाए तो इलेक्शन हो, ऐसा नहीं होता। हमने नहीं सोचा कि बीबी शहीद हुई है, हमारी कैंपेन नहीं चल सकी, हमारी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, 126 थे। अब अगर आप ये बातें बाहर आने लगे कि फलां साहब जो हैं वो 2/3 या सिंपल मेजॉरिटी मांग रहे हैं और उस वक्त तक इलेक्शन जो है वो डिले होता रहेगा, तो बड़े अफसोस की बात है। नहीं, लेकिन शैला साहबा, ये तो माजरत आपकी बात काट रही हूँ। 2013 में हमें इजाजत नहीं दी थी तालिबान ने, हाँ, नहीं, बिल्कुल लेकिन ठीक। दोनों पार्टीज लड़ रही थी। अच्छा, मुझे ये फरमाएं, 2018 में मुझे सवाल करने की तो बिठा के इजाजत हमें देना। इजाजत नहीं दी थी। बस मैं इतनी सी बात जी कह रही जी हूँ, जी। हमने नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं, आपको तो हमने वैसे कभी भी रिकॉर्ड लेवल सब प्लेइंग किया। फील्ड नहीं मिली, ये तकाजा और ये शिकायत दुरुस्त है पीपल्स पार्टी की, लेकिन ये भी तो समझने वाली बात है कि यहाँ पर हर जमात जो इंतखाब के बाद इख्तिदार में आती है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है ना। 2018 में भी ये हुआ, इससे पहले नून लीग के लिए भी ये हुआ, लेकिन जो 2/3 अक्सरियत की आप बात कर रही हैं वो तो इस पार्लियामेंट में जो आने वाली है बड़ा मुश्किल नजर आता है। दूसरा एक और सवाल वो ये कि पीटीआई की तरफ से जिस तरह JUI फे के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी गई, उनसे मुलाकात की गई, अब वजूहात और सिनेरियो जो भी बना हो, अगला उनका जो मकाम है मुलाकात का वो पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है। तो एक तो ये कि पीपल्स पार्टी उसमें रिस्पॉन्ड कैसे करेगी, दूसरा ये कि उनकी भी यही शिकायत है कि हमें तो कोई लेवल ही नहीं मिल रहा, कोई ग्राउंड ही नहीं मिल रहा, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत बात की बात है, उसके ऊपर क्या स्टांस है आपका? अच्छा, देखिए, उनकी पार्टी का एक मुख्तलिफ व्लॉग्स मैंने देखे, तो उनकी पार्टी के मीटिंग के एक मिनट्स जो थे उसमें ये बिल्कुल था कि हमें लोगों से रब्ता करना है। ये अलग बात है कि बाहर निकलने के बाद जब फोटोज़ वगैरह वायरल हुए तो उन्होंने कहा कि हम तो ताज़ियत के लिए गए थे, तो उनका अपना कच्चापन है। अदरवाइज देखें, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको चाहे वो इस पोजीशन में भी हों कि वो 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगी, उसके बावजूद उनके दरमियान एक रवादारी, बातचीत और डायलॉग कहते हैं उसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहना चाहिए। और हमारे मुल्क के तो वैसे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात रहे हैं और हैं। कभी टेररिज्म के हवाले से हम सबको बैठना होता था और उसमें भी एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह नहीं आते थे, PTI के, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अब जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को उन्होंने ताना बनाया हुआ था, लेकिन मैं तो समझती हूँ कि उसके रिवीजन की ज़रूरत है और चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक 9 मई के मामलात हैं, उनको कोई भी पाकिस्तानी जो है ना उनसे खुश नहीं है। तो वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जियो फेंसिंग के जरिए आपने किए, आप बेशक उन पे पाबंदी रखें, उनकी जो भी सजाएं हों, हमें उनसे मतलब नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर वो लोग जिनके ऊपर कोई FIR नहीं है और वो एक बेहतर काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनको तो आज़ादी होनी चाहिए और हर एक का हक है कि वो अपने मंशूर के साथ इलेक्शन में उतरे और लोगों से वोट मांगे। नहीं, लेकिन शैला साहबा, ठीक है ये चले, लेकिन अब जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की बात पीपल्स पार्टी भी कर रही है, JUI फे भी कर रही है, और फिर उसके अलावा अब तो PTI भी कर रही है, तो फिर उसमें ऐसी सिचुएशन में जरदारी साहब का स्टेटमेंट आता है कि जो अगले इलेक्शन होंगे उसमें हम मुल्क भर से कामयाबियां हासिल करेंगे। तो जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो फिर पीपल्स पार्टी कैसे ये दावा, क्या स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं जरदारी साहब, किस ग्राउंड के ऊपर वो ये बात कर रहे हैं कि उनको कामयाबी मिलेगी? अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी तो पाकिस्तान में मज़ाहिमती कल्चर उरूज पे होगा और लोग समझते हैं कि उन्हें किसको वोट देना है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड इसीलिए नहीं दी जा रही है कि नून लीग कुछ भी कर ले, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ले सकती। तो लेवल प्लेइंग फील्ड के जरिए आप वक्त को जितना भी रोकेंगे, आप जो भी करना चाहेंगे, ऐसा नहीं होगा। उसी पार्टी की बात मानी और सुनी जाएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बात कर रही है। और हमें मालूम है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो ट्रांसपेरेंसी होगी, और जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो पीपल्स पार्टी ही हमेशा जीतेगी। अच्छा, यानी कि आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी होगी, लेकिन फिर शैला साहबा लोग ये क्लेम करते हैं ना कि सिंध में क्या मॉडल है जिसको सामने रखते हुए पीपल्स पार्टी, ऑब्वियसली नून लीग से भी लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी 16 माह में आप करके क्या गए हैं जो आप लोगों के सामने ऑफर करेंगे, PTI ने 3.5 साल में क्या किया, तो अगर वो कंपैरिजन करें तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी नजर आती है? मैं समझती हूँ कि 10-15 साल में जो हमने
सिंध में किया है वो किसी सूबे में काम नहीं हुआ। आज केपी में 10 साल पीटीआई की गवर्नमेंट रही है, उनके पास एक मंसूबा नहीं लगा, ना सेहत में, ना किसी और जगह, ना कहीं, और आज उनके पास लोगों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। और हमारे सूबे में आप सेहत में देख लें, आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे देख लें, डैम देख लें, हमने अपने तौर पे बिजली बनाई, किसी वफाकी हुकूमत ने ताउन नहीं किया। आज 660 मेगावाट से ज्यादा हमने फैसलाबाद को दे रहे हैं, नेशनल ग्रिड पे जा रही है, और हमारा अपना बिजली घर है। हमने 18वीं तरमीम के साथ सबसे ज्यादा सूबे के लिए भी बिजली बनाई है, नेशनल ग्रिड के लिए भी बनाई है। तो ऐसी बात नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया, लोग हमारे समझते हैं। इसीलिए मैं ये बार बार पूछ रही हूँ कि हमारे तो जितने बुरे हालात हमेशा पंजाब में और मुख्तलिफ जगह रहे कि भुट्टो साहब की शहादत के बाद हम पंजाब में कभी गवर्नमेंट नहीं बना सके, फिर भी हमारी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन पंजाब में हो जाती थी। नून लीग कहाँ है सिंध में? कहाँ है सिंध में? बिल्कुल ठीक कह रही है। नहीं, वो बशीर मेमन साहब को तो हायर किया है ना उन्होंने सियासत में लॉन्च करने के लिए, उनकी वजह से उनके लोग फायर हो गए। नहीं तो आपको नहीं लगता कि उनके आने से कुछ बेहतरी आएगी? हायर करने से उनके पुराने लोग फायर हो गए। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आखिरी सवाल शैला साहिबा, वो ये कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब बातें कर रहे हैं, कभी कहते हैं इलेक्शन टाइम पे होंगे, कभी कहते हैं हम थोड़े से टाइम के लिए आए, फिर आखिर वजह क्या थी? मतलब ये समझ से बालातर है कि वो आईनी तौर पर क्यों ये ब्रीफ कर रहे हैं लोगों को कि जी अगर थोड़ी बहुत डिले हो भी जाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या उनकी डोमेन में आता है, जो उनको इंटरिम गवर्नमेंट का टास्क दिया गया है, उनकी डोमेन में आता है क्या ये सारी चीजें करना, या लोगों में एक कंफ्यूजन पैदा करना? मैं उनको एक सियासी और इखलाकी मशवरा देती हूँ कि ज्यादा खामोशी इख्तियार कर लें तो अच्छा है, और जो उनका काम है इस वक्त उस पर तवज्जो रखें, बयानात ना दें, बयानात ना दें। मेरा भाई है, छोटा भाई है, मैं इखलाकी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी उनको ये मशवरा दे रही हूँ कि जो आपकी ड्यूरेशन में आपको काम तफवीज़ किए गए हैं वो प्लीज़ करें और बयानात से गुरेज करें, क्योंकि बाद में उन्हें सियासत ही करनी है। अभी वो कुछ फराइज़ अंजाम दे रहे हैं, और वो एक अच्छे आदमी है, सीधे आदमी है। चले, लेकिन वो भाइयों के मैंने सुना है, वो भाइयों के भी आदमी है ना, इसके ऊपर भी अब कोई तबसरा नहीं हो सकता है ना। आपको पता है कि किस तरह लाए गए हैं। कौन किसका आदमी है, अब देखें अब कौन किसका आदमी है। यहाँ पे सेम पेज जो है उसको फटते हुए देखने लगती है। ठीक, सम टाइम उस पे इंक गिर जाती है, फिर से लिखना पड़ता है, अरेज करना पड़ता है। तो और खुदा के बंदे जो है ना वो सबके आदमी होते हैं। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है इसी पे कंक्लूड करते हैं। बहुत शुक्रिया। उसके आदमी बने जैसे खुदा के बंदों से प्यार हो। बिल्कुल ठीक, खुदा के बंदे इलेक्शन मांगते हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। पाकिस्तान और मुल्क के मफाद में यही है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। बड़ी जो स्टेक होल्डर जमातें हैं वो यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो कर रही हैं, लेकिन कई ऐसी जमातें हैं जो कि पहले से इलेक्शन के हवाले से कह चुकी हैं कि ये मैनिपुलेट किया जाएगा। जमात इस्लामी का इस पे क्या मौक़िफ़ है, उनसे जानेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां इलेक्शन के हवाले से एक के बाद एक कंफ्यूजन पैदा हो रहे हैं, वहीं सियासी जमातों को भी उम्मीद है कि यकीनन सियासी कायदीन किसी न किसी तरह इलेक्शन कैंपेन को प्रोसीड करते रहेंगे। कुछ बड़ी जमातें जहां लेवल प्लेइंग फील्ड न होने के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, वहीं कुछ दीगर जमातें भी हैं जो कि शायद अलायंसेस बनाने की सोच रखती हैं, लेकिन हाथ किसकी तरफ बढ़ाना है ये अभी तक तय नहीं हो सका है। ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ सियासी जमातें इन सियासी इशूज से हटकर गजा के हवाले से भी बहुत कुछ कर रही हैं। पिछले वीकेंड पर हमने देखा कि दो बड़ी जमातों ने, जिसमें जमात इस्लामी भी शामिल है, JUIF भी शामिल है, उन्होंने गजा के हवाले से भरपूर रैलियां निकाली जिसमें हजारों की तादाद में लोग शरीक हुए। और यकीनन ये एक ऐसा पैगाम है जो कि पूरी दुनिया तक गया। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस पैगाम को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम मुस्लिम उम्मा को यकजा होकर करने की जरूरत है। इन्हीं तमाम इशूज और इसके साथ साथ इस पर भी बात करेंगे कि ये जो बड़ी जमातें हैं, ये इस वक्त की जो क़यादत की तरफ से जो कंफ्यूजन, खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर लेवल के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, क्या वाकई उनको लगता है कि इलेक्शन वक्त पर नहीं हो सकेंगे? इन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुश्ताक
مشتاق احمد صاحب. مشتاق صاحب سر پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سر یہ فرمائیے گا کہ پہلے وہ جو آپ کی ایک بڑی ایک سکسیسفل ریلی ہوئی, میں اس پہ تھوڑا سا بات کر لوں, پھر پولیٹیکل چیزوں کے اوپر تو ہم بات کریں گے. سر اس ریلی سے میسج تو ہم نے دیا, آپ کے ساتھ ریو آئی فے نے بھی وہ ریلی نکالی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پوری دنیا انکلوڈنگ یورپ میں یہ ریلیاں نکل رہی ہیں, امریکہ میں نکل رہی ہیں, لیکن اس کی جو فیل ہے, اس کی جو مطلب اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. مطلب ایسا لگتا ہے کہ ایک دنیا جو ہے وہ بے سدھ ہو گئی ہے, ان کو کوئی ریاکشن نہیں آ رہا ان کی طرف سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. ویسے یہ بہت ہی خوشائند بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر, ویسٹرن کنٹریز کے اندر بھی اور پوری ایشیا کے اندر بھی عوام سڑکوں پہ نکلے. حکمران اسرائیل کی طرف ہیں, جینوسائیڈ, کارنیج, میسیکر کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور عوام جو ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس کے لیے, فلسطین کے لیے, فلسطین کی آزادی کے لیے وہ پوری دنیا کے اندر متحرک ہے. تو میں اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں کہ یہ ظالم خلاف مظلوموں کا عالمی اتحاد اور ایک اویئرنس اور ایک ایجوکیشن ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں کا بہت ہی کمزور سٹانس ہے فلسطین کے اوپر, اور بڑی غلامانہ اپروچ ہے فلسطین کے حوالے سے. آپ دیکھیں ہماری ریلی تھی اسلام آباد میں, اور یہ 7 اکتوبر کو واقعہ ہوا ہے. 27 اکتوبر 28 اکتوبر کو یہ ریلی تھی, یعنی تقریباً کوئی 20-21 دن کے بعد. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں خود ریلی, جیسے ترکی کے اردوغان کی قیادت میں ہوئی, ایسے ہی ہے, لیکن آپ نہیں کر رہے. آپ نے جماعت اسلامی کے ریلی کے اوپر دعویٰ بول دیا, اور پھر اجازت بھی بڑی مشکل سے ملی, بڑی مشکل سے اجازت ملی. اپنی پسند کی جگہ پر آپ اجازت دیں, یعنی آپ پارلیمنٹ کے سامنے جلسہ کر سکتے ہیں, سپریم کورٹ کے سامنے جلسہ کر سکتے ہیں, امریکن ایمبیسی کے سامنے جلسہ نہیں کر سکتے. بھائی کیوں؟ یہ ملک ہمارا ہے, یہ آزادی اظہار رائے کا دستوری حق ہمیں حاصل ہے, اس کو پروٹیکٹ کیا ہے ہماری کانسٹیٹیوشن نے. تو ایک بہت ہی کمزور حرکت کی کہ اس ریلی کو روکنے کی کوشش کی. الحمدللہ بہت ہی کامیاب ریلی ہوئی. الجزیرہ نے اسے پاکستان کی سب سے بڑی ریلی قرار دیا ہے, اور یہ ریفرینڈم ہے کہ عوام جو ہیں وہ فلسطین کے ساتھ ہیں. پاکستان کے عوام نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ریاستی دہشت گردی کے خلاف ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, حماس کے ساتھ ہیں, غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہیں. اب حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پبلک سینٹیمنٹس کو اس کو ریئلائز کریں اور اس کے مطابق ایک فلسطین پالیسی جو ہے وہ ترتیب دیں. ابھی تک ہمارے حکمران وہاں پہ جینوسائیڈ ایک میسیکر ہے, اور یہ ٹو اسٹیٹ کی ریٹ لگائی ہوئی. آج میرے سینٹ میں بھی کہا کہ کون سا 2 اسٹیٹ. قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جب یہ بن گیا تھا اسرائیل, تو اس کو انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ کہا تھا, اور ٹرومین کو خط لکھا تھا, جو خط میں نے سینٹ میں دکھایا, جس میں اس نے ٹرومین سے کہا تھا کہ یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کی جو تقسیم کی ہے یہ غیر قانونی ہے اور یہ غیر انسانی ہے, اور میں بحیثیت گورنر جنرل, بحیثیت سربراہ پاکستان, ریاستی سربراہ پاکستان, آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر, اب آپ اس میں پروبیبلی امیر جماعت اسلامی اس میں کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نومبر کے مڈ میں آلموسٹ کوئی ملین مارچ بھی پلان کر رہے ہیں, تو اس کا بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے بڑا امپیکٹ دے گا جو آپ لوگوں نے ابھی اس ویکینڈ پہ ریلی نکالی ہے؟ مطلب گورنمنٹ تو اس میں آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی نا کسی بھی لیول پہ, آپ کو جو سپورٹ مل رہی ہے وہ تو لوگوں سے مل رہی ہے. دیکھیں حکومت تو امریکہ کے غلام ہے. آج دیکھیں سینٹ کا اجلاس تھا فلسطین کے اوپر, حکومتی وزراء تھے ہی نہیں. ہم نے اس کے اوپر احتجاج کیا, اور بڑی احتجاج کے بعد وزیر خارجہ آئے, 5 منٹ بیٹھے اور پھر چلے گئے. آج اجلاس وقت سے پہلے سینٹ کا اس لیے ختم ہوا, احتجاجاً ختم ہوا کہ نگران حکومت کے وزراء موجود ہی نہیں تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج مظاہرہ سے ہو سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے فلور پر احتجاج کریں. ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ کراچی کے اندر ہم نے ملین مارچ کیا, اسلام آباد میں ملین مارچ کیا, لاہور کے اندر ملین مارچ کریں, عوام کو اٹھائیں, عوام کے احساسات جذبات کی ترجمانی کریں, عوامی پریشر بلڈ اپ کریں حکمرانوں کو کہ وہ آنکھیں کھولیں اور عوام کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی شروع کریں. یہی ہم کر سکتے ہیں. بالکل, لیکن یہ کم از کم کلیکٹیولی ہونا چاہیے کہ بڑے ممالک جو ہے صرف پاکستان کے کرنے سے نہیں ہوگا. میرا خیال ہے جب سارے ممالک کم از کم اسلامی ممالک اکٹھے ہوں تو پھر یہ امپیکٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں میں نے آج 6 تجاویز دی کہ پاکستان مدعی بنے, او آئی سی کے پلیٹ فارم سے ان 6 تجاویز کو آگے بڑھائیں. اس میں پہلی تجویز یہ ہے کہ آپ غزہ کے اوپر فوری طور پر حملے بند کروانے کے لیے کوئی کچھ کریں, اور ان کی جو محاصرہ ہے, ناکہ بندی ہے, اس کو ختم کریں. اگر فرض کریں اس کے اوپر اسرائیل راضی نہیں ہوتا تو آپ عسکری مداخلت کریں. جب امریکہ کی سپلائی, یورپی یونین کی سپلائی, برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک
फौजी जहाज में आता है, असलहे के साथ आता है, इसराइल उतरता है, मकबूजा फलस्तीन उतरता है, तो आप भी करें। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप कम से कम तेल तो बंद करें उन ममालिक के ऊपर, उनको ऑयल की सप्लाई बंद करें जो इसराइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और डिप्लोमेटिकली उनको सपोर्ट करें। तो नंबर 1। दूसरा ये कि आप ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कॉरिडोर, मिस्र ओआईसी का मेंबर है, उसके जरिए से ताकि ईंधन की सप्लाई हो, खुराक और अद्वियात की सप्लाई हो। तीसरा यह है कि आजादी फलस्तीन फंड, कायदे-आज़म ने सबसे पहले आजादी फलस्तीन फंड कायम किया था, आजादी फलस्तीन फंड कायम करें। उसके साथ यह है कि एक गजा की, फलस्तीन की और अक्सा की प्रोटेक्शन के लिए आप मुसल्ला मुश्तरका फौज तैयार करें। और पांचवा ये कि आप जो ममालिक इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी कंपनी, उसकी आप उनके प्रोडक्ट्स की आप बाइकाट करें। और चौथा ये कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स में वाइट पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहा है, गिरजाघरों को, मसाजिद को, स्कूल्स को, अस्पताल को हिट कर रहा है, जेनोसाइड का मुर्तकिब हो रहा है। तो आप इसराइल के खिलाफ वॉर क्राइम्स की जो प्रोसीडिंग है उसको इनिशिएट करें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जिस तरह सर आप इस गवर्नमेंट की बता रहे हैं कि जिस तरह जो मेन स्टेक इश्यूज हैं उनके ऊपर ही हम इतने वोकल नजर नहीं आते, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्शन के हवाले से और आइन के हवाले से बड़ी बेबाक गुफ्तगू होती है और ऐसा लगता है कि शायद एक लंबे टेन्योर के लिए गवर्नमेंट आएगी। सर, आज भी वजीर आजम काकड़ साहब ने, वैसे तो पहले भी इससे कई मरतबा वो जिक्र कर चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने फिर कहा कि जी अगर कोई काम ताखीर से हो जाए तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो गैर आईनी है। इशारा उनका इलेक्शन की तरफ था जब उनसे सवाल किया गया। तो मैं ये भी चाहूंगी कि थोड़ा सा इस पर भी कमेंट करें। आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट इस इंटेंशन से आई है कि हमने लंबे टाइम के लिए रुकना है, वो एक खौफ जो हर जमात के दिल में मौजूद है, क्या उसमें इस सदाकत है? देखिए, ये वजीर आजम की इंतहाई गैर संजीदा बयान है और ये इनकी दस्तूर से बेखबरी है और मैं समझता हूँ नाअहली का इर्तिकाब किया है वजीर आजम ने। मैं जब 9 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व हो रही थी तो उसी दिन सेनेट से मैंने एक यूनानिमस रिजोल्यूशन पास किया था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, और सेनेट हाउस ऑफ द फेडरेशन है। उसमें मैंने यह मुतालबा किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 224 के तहत विद इन 90 डेज इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि इलेक्शन करें और तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशन पाबंद है कि वो इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करें। अब अगर 90 डेज के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे, और नहीं हो रहे इसलिए कि तकरीबन 90 दिन तो हो गए, वो तो चीफ जस्टिस ने भी कह दिया कि जी वो 90 दिन तो हो सकती है। तो अब इलेक्शन की तारीख अभी तक, तो ये इलेक्शन कमीशन की भी नाअहली है। इलेक्शन कमीशन की दस्तूरी जिम्मेदारी है कि वक्त पर फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं, इसीलिए बिलियंस ऑफ रुपीस टैक्स पेयर के उनको दिए जाते हैं। अगर वो अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही तो इलेक्शन कमीशन को ताले लगा देने चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। वो अपनी जवाज की, अपनी वजूद की जवाज की नहीं कर रहा है। इसी तरह ये जो वजीर आजम ने कहा है, वजीर आजम दस्तूर से भी इनखिराब के इर्तिकाब कर रहे हैं। वजीर आजम जो तौहीन पार्लियामेंट का कानून है, यानी जो यूनानिमस रिजोल्यूशन पास हुई उसकी खिलाफ तौहीन पार्लियामेंट का भी इर्तिकाब कर रहे हैं। ये ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि वाकई डिले कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रहा है गवर्नमेंट के इदारों के, चल रहा है? डिले जो था वो उसकी बुनियाद पीडीएम ने रखी थी। जब आपने पीडीएम ने बुनियाद रखी थी, जब आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से सेंसस की मंजूरी दे दी, मर्दमशुमारी के हवाले से। अब सेंसस जो है वो आपने 2 केयरटेकर उसमें बिठा दिए और वो केयरटेकर भी नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केयरटेकर की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 90 डेज है। 90 डेज के बाद वो इलीगल होते हैं, वो इलीगल ऑक्यूपेंट्स थे, आपने उनको बिठा दिए और उनसे आपने सेंसस मंजूर कर, जिससे इलेक्शन कमीशन को हल्काबंदियों का जवाब मिल गया। तो पीडीएम की हुकूमत उस वक्त वो जिम्मेदार हैं। लेकिन इंटेंशनली सर, इसमें एक ज़िम्नी सवाल है ना। देखें, अब ये हल्का बंदियां तो बात की बात है, मर्दमशुमारी होनी थी, ये 2017 से हमें पता था, 18 से पता था, लेकिन उसके बावजूद हम 2021 तक हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे रहे? उस वक्त की पीटीआई गवर्नमेंट ने क्यों नहीं मर्दमशुमारी करवा ली? पीटीआई की हुकूमत भी इसमें शामिल है। पीटीआई की हुकूमत ने जो इलेक्शन एक्ट में तरामीम हुई हैं उनकी फैसिलिटेशन से हुई है। वो कमेटी जो इलेक्शन एक्ट में तरामीम को तजवीज कर रही थी उसमें पीटीआई का नुमाइंदा बैठा हुआ था और उनकी मर्जी से, उनके मशावरत से वो इलेक्शन एक्ट जो आर्टिकल 230 के अंदर इन्हें तरामीम की है, आर्टिकल 57 के अंदर जिसमें सदर से इख्तियार लेकर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का इख्तियार, तारीख के तयन का इख्तियार दिया, ये सब, तो ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं। इन सब की वजह से आज पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है।
आज जो पाकिस्तान के अंदर जो सूबों की हुकूमतें हैं वो तो इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमतें नहीं है। इसी तरह वफाक जो है वो 90 दिन के केयर टेकर होते हैं, 90 दिन के बाद केयर टेकर की कोई हैसियत नहीं होती, उसकी कोई कानूनी हैसियत 6 नहीं महीने होती। से ऊपर का, लेकिन वो वक्त गुजार चुके हैं। माज़रत साहब, 2 सवाल मैं और करना चाहूंगी। एक तो ये कि ये जो बात की जा रही है लेवल प्लेइंग फील्ड होने की, ये कुछ जमातें तो कह रही है ही नहीं मौजूद। आपको लगता है कि जमात इस्लामी के लिए भी कोई फील्ड मौजूद है? पीटीआई तो कह रही है हमारे पास तो कोई फील्ड ही नहीं है, हम कहाँ पे लेवल प्लेइंग का मुतालबा करेंगे? देखिए, लेवल आपका क्या प्लेइंग स्टांस है फील्ड इस पे? तो सिरे से मौजूद नहीं है इस वक्त। तो लाडला नंबर 1, लाडला नंबर 2, लाडला नंबर 3, कौन है सर? लाडला नंबर 4। लाडला नंबर 1 मुस्लिम लीग नून है, जिसके लिए कानूनी रुकावटें ताश के पत्तों की तरह, खजां के पत्तों की तरह गिर रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए अदालत खुद एयरपोर्ट पे चली जाती है, नेब जिसके सामने हाथ बांधे खड़ी हुई है। तो वो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि उनको जबरदस्ती कौम के सरों के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। ये लाडला नंबर 1 है। लाडला नंबर 2 पीपल्स पार्टी है, और लाडला नंबर 3 पीडीएम की बाकी जमातें हैं। तो ये सारे हुकूमत के लाडले हैं। आप देखें ना, खैबर पुख्तनख्वा में गवर्नर साहब बैठा हुआ है और वो जमीयत उलमा इस्लाम का है, उन्होंने गवर्नर हाउस को पार्टी का इंतखाबी दफ्तर बना दिया है। अच्छा, आपने भी जेयूआई फे का खुद ही हवाला दिया सर। ये जो भी पीटीआई और जेयूआई फे की मुलाकात हुई है, तो उन्होंने तो अमामत कबूल कर ली जेयूआई फे की। देखें, मैं तो खैर इस के हक में हूं कि सियासी स्पेक्ट्रम में मुलाकातें, उठना बैठना, कॉमन इश्यूज के ऊपर एक दूसरे के साथ इत्तेफाक करना, ये होता है। ये तो पीटीआई की तर्ज अमल था जिसने सियासी इख्तिलाफ को दुश्मनी के हद तक ले गए। और परवामा का वाकया हुआ, दोहा पीस डील हुआ, उसमें भी वो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के साथ नहीं बैठे। आज जब उनको खुद एक मुसीबत पड़ी हुई है और वो जिनके वो मंजूरी नजर थे अब उनके ज़ेरे एताब आ गए हैं, तो वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के पास जाते हैं। तो अच्छा हुआ कि अभी उनको अकल आ गई कि भाई सियासी जमातें जो हैं और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो है उनके साथ मिलना बैठना, मिलना जुलना, उनके साथ गुफ्तगू, उनके साथ डायलॉग, ये जरूरी है। इसके बगैर सियासी और जमहूरी अमल आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मुश्ताक साहब, सेनेटर जमात इस्लामी मौजूद थे। यकीनन जमात इस्लामी ने जो पॉइंट्स रेस किए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ तक का सफ़र करने में बहुत वक्त ज़ाया कर दिया है। एक और मुख्तसर सा वक्फा और उसके बाद इन्हीं की जमात से एक ज़िमनी जमात निकली है, IPP यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। उन्होंने वीकेंड पर एक बड़ा जलसा किया, लेकिन उसे कामयाब या नाकाम जलसा करार देना अभी क़ब्ल अज़ वक्त होगा, क्योंकि उनकी तरफ से जब से पार्टी इस्टेब्लिश हुई है ये पहला जलसा है। अब देखना यह है कि आया IPP वहां पर कितनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग के साथ आया PTI को डैमेज करती है या फिर मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक को। ये उन्हीं से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि IPP यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने ग्रैंड जलसा किया, और इस जलसे में न सिर्फ उन्होंने पार्टी मंशूर के हवाले से बात की, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से अगर उनको इक़्तिदार मिलता है तो वो आवाम के रिलीफ के लिए इक़दाम क्या कर सकते हैं। तनख्वाहों के हवाले से बात हुई, बिजली के मुफ्त यूनिट देने के हवाले से हुई, और इसके अलावा मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाने तक हुई। लेकिन ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसका आम आदमी को फ़ायदा पहुँचता है, और आम आदमी जिस हवाले से देखता है, मेरा ख्याल है कि जो हमारे ऐवान इख्तियार के लोग हैं उनके लिए शायद यह अहम ना हो, लेकिन एक आम पाकिस्तानी के लिए ये बातें ज़रूर अहम है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या वाकई ये पॉसिबल हो भी सकता है अगर ऐसे सूरत में जब IMF की जो कैंची है वो हर वक्त पाकिस्तान की मईशत के ऊपर चलती है? तो इस पर बात कर लेते हैं कि किस हद तक इस शो को सक्सेसफुल या नाकाम करार दिया जा सकता है। और दूसरा, ये पार्टी लॉन्च तो हो गई, लेकिन लॉन्च होने के बाद आखिर इतनी देर क्यों की गई आवाम तक पहुंचने में? हम इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं IPP के सीनियर रहनुमा हाशिम डोगर साहब। डोगर साहब से पहले तो बहुत शुक्रिया सर। क्विकली, ये जो पार्टी का जो ऑफर कर रहा है आवाम को, जो की जा रही है IPP की तरफ से, वो तो मैंने बता दी सर, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये पॉसिबल कैसे होगा? IMF ने आपके गले में जो फंदा डाला हुआ है उसके बाद तो रिलीफ की तो बात ही नहीं कर सकते आप आवाम के लिए, तो आप इसको मुमकिन कैसे बनाएंगे जो कुछ आपकी पार्टी ऑफर कर रही थी उस जलसे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए मैं इसको समझता हूँ कि आज एक और भी मैं चैनल पे था तो वहाँ पे भी यही बात हुई कि गालिबन ये कोई बड़ा ओवर एम्बिशियस प्लान दिया गया है। मैं समझता हूँ ये बड़ा रियलिस्टिक प्लान दिया गया है, और इसके अंदर बहुत आसान तरीके हैं। ये कोई बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स की अलजेब्रा की बात नहीं है। आप सिर्फ ये देख लें कि पिछले 16 माह में आपने जो PDM के अंदर शामिल जमातें थी और उनके MNAs थे, MPAs थे, उनको बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो इस सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पे दिए गए, जिसके अंदर से बहुत बड़ी एक कट होती है बदकिस्मती से जो पार्लियामेंटेरियंस वसूल करते हैं।
اگر آپ اس کو گڈ گورننس کی طرف لے آئیں، جو حکومت کے میں سمجھتا ہوں کہ اتنے اخراجات ہیں، پورے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں چل رہی ہیں، ان کے فیول یوز ہو رہا ہے، بجلی یوز ہو رہی ہے، تو اس کے اندر سے اگر آپ ایک بہت تھوڑا سا پورشن بھی نکالیں گے تو اس سے آپ عوام کی بہتری کی طرف چلے جائیں گے. جہاں تک ہم نے 12 ایکڑ سے کم بجلی جو ہمارے زمیندار ہیں ان کے لیے بات کی، تو ہم اس کے لیے آپ 100 ارب روپیہ خرچ کر دیں تو آپ بے شمار جو اس طرح کے کاشتکار ہوں گے آپ ان کو سولر کی سہولت دے دیں گے، جس کی وجہ سے ان کا بل 0 پہ آ جائے گا. اسی طرح 40-50 ارب روپیہ آپ اگر انویسٹ کر دیں ان ٹھیکوں میں سے نکال کے، تو آپ بے شمار موٹر سائیکلوں کے اندر جو ہے نا اس میں 3 لیٹر ڈال رہا ہے آپ اس میں 1.5 لیٹر ڈال دیں گے. تو یہ کرنے والی باتیں ہیں. ہم نے بڑا اس کے اوپر سوچا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں سنا آپ کی ملک کی ایک بہت بڑی واسٹ میجورٹی سطح غربت سے نیچے چلی جائے گی. تو یہ کرنا بہت ضروری ہے، ہمیں ان سب چیزوں سر کے اوپر جا سوچنا چکی بہت ہے، ضروری ہے. میرا خیال ہے وہ تو بہت گڑے میں جا چکی ہے، اس کمیونٹی کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتا، لیکن چلے کم از کم آپ نے بات کی اور آپ کی جماعت نے کی ہے. لیکن سر $1,000,000 کویسچن یہ ہے کہ آخر آپ کی جماعت اتنے عرصے پہلے لانچ ہوئی، لوگ انتظار کرتے رہے کہ اب جلسہ ہوگا، اب عوام میں جائیں گے، لوگ یہ کہتے رہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کے تمام اے ٹی ایمز اکٹھے ہو گئے ہیں، ہر کوئی اپنی بات کرتا رہا، جتنے منہ اتنی باتیں. لیکن جلسہ کرنے میں، عوام تک ریچ آؤٹ کرنے میں اتنی دیر کیوں لگائی آئی پی پی نے؟ نہیں دیکھیں یہ بہت سمپل ہے. یہ پارٹی 9 مئی کے بعد کہیں جا کے اینڈ آف مئی میں یہ اسٹیبلش ہوئی. اٹ واز ناٹ پری پلانڈ. جو باقی پولیٹیکل پارٹیز لانچ ہوتی ہیں، اب جیسے عمران خان نے کم از کم 20 سال تک جدوجہد کی، وہ بھاگے پھرے لوگوں کے اندر اور ایک وقت میں ان کو ایک ٹانگے کی جماعت کہا جاتا تھا. اٹ ٹیک سم ٹائم موبلائز کرنے میں. پھر جو لوگوں کے لیے بھی اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہوں اور اسے راہیں جدا کر کے ایک اور جماعت میں جائیں. تو ہم نے ٹائم لیا 4-5 ماہ بعد. مگر میں آپ کو یہ بات بڑی، مجھے تو خوشی ہے، میں اس جلسے میں خود بھی موجود تھا. اینڈ آئی واز ویری ہیپیلی سرپرائزڈ کہ ایک چھوٹی سی تحصیل میں ایک بہت اچھا شو ہوا. میں اس کو کوئی ملینز اور ٹریلینز نہیں کہتا. اٹ واز اے ویری ویری ریزنیبل، الحمدللہ اے گڈ شو جس نے یہ تو ہمارا حوصلہ درست ہے، بہت بالکل. بلند کیا ہے. اور ابھی آپ کو میں بتاؤں، میں نے آج پریس ریلیز جاری کی تھی. ہمارے اگلے 3 جلسے آئیں گے اور آپ کو ہر جلسے میں آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں عوام سر، اس ہماری میں تو طرف کوئی آئے گی. دو رائے نہیں ہے کہ بڑا سکسیسفل جلسہ تھا اور ایکسپیکٹیشن سے اچھا تھا، اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. سر کوئکلی کیونکہ ٹائم کم ہے، میرے پاس سوال کچھ زیادہ ہے. سر یہ بتائے گا کہ کچھ کرٹیسزم، کچھ ایلیگیشنز ہیں جو آئی پی پی پہ لگتے ہیں. سر ایک تو یہ کہ جو پریس کانفرنس کر دیتا ہے پی ٹی آئی چھوڑ کے اور آئی پی پی میں چلا جاتا ہے، اس کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں. اس ایلیگیشن کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جو لوگ نہیں جاتے وہ ابھی تک جیلوں میں ہیں، تو ان تمام لوگوں کو آئی پی پی جب لیتی ہے تو ان کے کیسز کے اوپر کیا کوئی پروسیڈنگ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی لوگوں کو؟ سنا ایک بھی ابھی تک کوئی جو سابقہ تحریک انصاف کے لیڈر ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی کیس ختم نہیں ہوا. لیٹ می کلیریفائی دس تھنگ. یہ ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے. میرے اپنے خلاف کیس تھا جس کو میں بھگت رہا ہوں آج بھی. یہ بالکل غلط ہے. فرق حبیب کا کیس ختم نہیں ہوا، ڈاکٹر مراد روز کا کیس ختم نہیں ہوا، اور جتنے لوگ ہیں ان کی کیسز ختم نہیں ہوئے. ٹھیک. یہ سب لوگ ضمانتیں کروا کے، تو یہ اب اپنا اگلا جو ان کا لاہ عمل ہے میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں. ہم سارے پہلے بھی اس محاذ پہ ہم اکٹھے رہے ہیں، تو وی آر ویری کمفرٹیبل. ہمارے میں سے کسی کا بھی کیس ختم نہیں ہوا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا ایک اور سوال سر، وہ یہ کہ اب آئی پی پی لانچ تو ہو چکی ہے، اب آپ نے بتا بھی دیا ایک چیز کہ اب آپ جلسے بھی آگے فردر کرنے ہیں آپ لوگوں نے. سر پنجاب میں اصل ٹارگٹ آئی پی پی کا کیا ہوگا؟ نون کو توڑنا ہوگا، پی ٹی آئی کو توڑنا ہوگا، چلیں گے کس طرح؟ اور آئی پی پی کیا پنجاب سے باہر بھی کچھ پلان کر رہی ہے یا اصل فوکس آپ کا پنجاب ہی ہے؟ نہیں ابھی تک تو ٹو بی ویری آنےسٹ ہمارے ساتھ جتنی میکسیمم شخصیات ہیں وہ پنجاب سے شامل ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ سندھ سے بھی لوگ ہیں اور ٹی پی کے میں ابھی کوئی ایسی سگنیفیکنٹ نہیں ہے. تو اوبیسلی یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے کہ آپ نے عوام میں جانا ہے، عوام میں اپنے روٹس بنانے. تو فی الحال ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ پنجاب پہ ہے. اور انشاءاللہ آپ کو دنوں میں نظر آئے گا کہ ہمارا کیا ہے. ہم ہر محب وطن شہری سے ووٹ مانگنا چاہیں گے، ان کو ریکویسٹ کرنا جائیں گے. اور ابھی جو ہم منشور لے کر آئے ہیں اس کو سن کے تو ویسے ہی باقی پارٹیاں پریشان ہیں کہ اب ہم اگلا منشور کیا دیں، کیونکہ ہم نے بہت ٹف منشور دیا ہے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ خدا نخواستہ کہیں وہ عمران خان کے 90 دن کی طرح بیک فائر نہ کر دے. مگر اس میں مجھے بہت حد تک یقین ہے. جہانگیر ترین صاحب ہیں، وہ 1 بلین روپیز یا اس سے بھی زیادہ کی انڈسٹری چلا رہے ہیں. علیم خان صاحب چلا رہے ہیں. ان میں سے میکسیمم چیزیں وہاں پہ اس وقت امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، بھلے وہ چھوٹے اسکیل پہ ہے اور وہ کاروبار ہیں. صحیح. مگر when there is a will تو there is a way. اور بالکل ڈیفینیٹلی. پاکستانی عوام کو there must have a hope.
बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वक्त ख़त्म हो चुका है, वरना आपसे बहुत से सवालात और भी थे, किसके लिए मैं छोड़ती हूँ। लेकिन यकीनन आईपीपी की तरफ से जो मंशूर जो आवाम के सामने रखा गया है अट्रैक्टिव ज़रूर है। अगर मौका मिलता है तो अब ये भी देखना होगा कि आया वो डिलीवर कर पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन इस वक्त पंजाब बज़ाहिर फोकस नज़र आ रहा है और पंजाब ही असल तौर पर मार्का होगा इन तमाम सियासी जमातों का जो कि इक़्तिदार की जंग लड़ेंगे आइंदा आने वाले इंतखाबात में। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।